अक्षय ने जल्दबाजी में बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया और अपनी टेंट से बाहर चला गया। रॉकी और रणवीर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तीनों दौड़ते दौड़ते यही चिल्ला रहे थे, साइड में हटो, साइड में हटो, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो, जाने के लिए रास्ता दो। बस तीनों यही चिल्लाते हुए भाग रहे थे। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि वहां जाने से पहले दीपिका के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उन्हें इस तरह दौड़ते हुए देखकर सब लोग उनके रास्ते से हटने लगे। जैसे ही वो लोग उस आदमी के टेंट के अंदर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां पर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जमीन पर कुछ खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। बिस्तर भी नीचे गिरा हुआ था। एक नर्स और उसके साथ दूसरा आदमी उस आदमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बिना देरी करते हुए अक्षय उसके पास गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। रणवीर ने जैसे ही फर्श पर खून का धब्बा देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो अपनी नजरें दौड़ाकर दीपिका को ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रणवीर ने चिल्लाकर कहा, दीपिका कहाँ है? अचानक ही उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं दीपिका को कुछ हो तो नहीं गया। जब कुछ दिनों पहले दीपिका गायब हुई थी तो उसने अपने आप से वादा किया था कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। अब उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं लगने देगा कभी। तभी वहां पर मौजूद नर्स ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आप उस लड़की को ढूंढ रहे? रणबीर ने जैसे ही उस तरफ देखा तो बेड के नीचे दीपिका बैठी हुई थी। रणबीर और रॉकी दौड़कर वहां पर चले गए और उस बेड को उठाने लगे। बेड को उठाते ही दीपिका वहां से बाहर आ गई। रणबीर तुरंत ही उसके शरीर को चेक करने लगा कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। जब उसके शरीर पर रणबीर को कुछ नहीं मिला तो उसे तसल्ली हो गई कि फर्श पर लगा खून दीपिका का तो नहीं है। दीपिका अभी भी उस आदमी की तरफ देख रही थी जिसे अक्षय ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। रणबीर ने कहा, क्या तुम ठीक हो? दीपिका ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। दीपिका का जवाब सुनकर रणबीर मन ही मन उदास हो गया। अभी अभी तो ये लड़की इतना खुश नजर आ रही थी, पर अचानक वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। रणबीर ने बिना कुछ कहे दीपिका को गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अक्षय ने उस नर्स से पूछा, यहाँ पर क्या हुआ था? उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए टेंट छोड़कर बाथरूम गई थी, पर जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने देखा कि रमेश अंकल ने अपने हाथों में कैंची ली हुई थी और इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने दवाई के टेबल से कैंची उठा ली होगी। उसने आगे कहा कि फिर मैं दौड़कर यहाँ पर आई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। मुझे भरोसा है कि इस बेवकूफ लड़की की वजह से ही ये सब हुआ होगा। इसने कुछ कहा होगा और इस वजह से इन्हें गुस्सा आ गया होगा, क्योंकि बिना मतलब वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं। रॉकी ने नर्स को डांटते हुए कहा, तुम किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो। नर्स की बात सुनकर अक्षय रणबीर दीपिका की तरफ देखने लगे जैसे वो दीपिका से पूछने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हुआ था। दीपिका अभी भी कहीं खोई खोई सी नजर आ रही थी। इसलिए अक्षय ने पूछा, दीपिका क्या तुम बता सकते हो कि हमारे आने से पहले यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ समय पहले रमेश अंकल ये कहते हुए दीपिका टेंट के अंदर आई थी। वो बिस्तर के ऊपर बैठ गई, पर वो आदमी अपना चेहरा दीवार की तरफ करके खड़ा था, इसलिए ना ही दीपिका को उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और ना ही पता चल रहा था कि वो कर क्या रहा है। दीपिका ने पीछे से जाकर अपने हाथ उनकी आंख पर रख दिए और कहा, रमेश अंकल पहचानिए तो मैं कौन हूँ? जब दीपिका को कोई जवाब नहीं मिला तो वो मन ही मन उदास हो गई। फिर वो आकर उनके सामने खड़ी हो गई और कहा, आप मेरी आवाज भी नहीं पहचान पा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं काफी बदल गई हूँ। मैं 16 साल की बच्ची नहीं रही ना, तो क्या आप मेरा चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे? क्या मेरा चेहरा भी बदल गया है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी का चेहरा इतनी आसानी से बदल सकता है। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। अगर आप मुझे पहचानते हैं तो आप अपना सिर हिलाकर मुझे हाँ में जवाब दे सकते हैं, फिर मैं अपने चेहरे से मास्क हटा दूंगी। दीपिका ने फिर कहा, रमेश अंकल बताइए ना मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये लड़की कौन है। वो तो उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। दीपिका ने देखा कि वो किसी पुरानी सी गुड़िया को लेकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो कोई बच्ची है। दीपिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। रमेश जी के हाथों में जो गुड़िया थी वो देखने में काफी पुरानी लग रही थी।
जगह जगह खरोच के निशान थे, पर किसी ने उसके ऊपर पेन से पेंट किया था। वैसे तो वो गुड़िया देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी, पर दीपिका की नजर में कुछ और ही झलक रहा था। दीपिका ने जैसे ही उस गुड़िया के लिए रमेश जी का प्यार देखा तो वो उसके लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया बन गई। दीपिका ने मन ही मन सोचा कि शायद इस गुड़िया के बहाने इनसे बात की जा सकती है, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस गुड़िया को छूते हुए कहा, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। पर दीपिका के इतना कहते ही अचानक से रमेश जी को कुछ हो गया। अगले ही पल उसने उसे जोर से धक्का दिया और वो बिस्तर और टेबल के बीच में गिर गई। इससे पहले कि दीपिका अपने हाथ को संभाल पाती, रमेश जी ने टेबल के ऊपर से कैंची उठा ली और उसके ऊपर हमला करने लगे। वो जानवरों की तरह अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। उनके अचानक इस बर्ताव से दीपिका घबरा गई। वो डर के मारे बेड के नीचे जाकर बैठ गई। उसे टेंट के अंदर अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी कुछ लोग आकर उन्हें कंट्रोल करने लगे। तो कुछ और ही सोच कर आई थी और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। उसने तो सोचा था कि रमेश अंकल मुझे देखते ही गले लगा लेंगे, और वो तो दीपिका की जान लेने पर उतारू हो गए। मन ही मन उदास हो गई कि अब उसे उसके बचपन के बारे में कौन बताएगा। वो अपने मम्मी पापा को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। उसे बात पता नहीं चल पाएगी कि कोई उसे लेकर सिंगापुर क्यों आया था। अब सब कुछ खत्म हो गया है। दीपिका को अपनी आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। चुंबी ने जैसे ये सारी बातें सुनी तो दीपिका को गले से लगा लिया। उसे फिर से उदास नहीं देखना चाहता था। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं